नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप मैदान में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत कर एक विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें धामी सरकार की विकास यात्रा, न्याय संहिता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि साथ में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अमित शाह ने 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की, उनके नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की सराहना भी की। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने सौगात दी है और उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है, उनकी सराहना भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम के गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये कार्यक्रम था जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल। 4 साल हो गए हैं धामी सरकार को और अब 2027 में चुनाव होना है, लिहाजा अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उनका अवलोकन भी यहाँ पर किया गया है। तो एक विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया और मंच पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मंच पर मौजूद रहे और प्रदर्शनी में धामी सरकार ने जो विकास यात्रा तय की है पिछले 4 सालों में, उसकी एक झलक भी देखने को मिली। इसके अलावा करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ और लगभग 1100 करोड़ रुपए की सौगात उत्तराखंड को मिली है। सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप सभी माताओं बहनों और हमारे सामने के मंच पर विराजमान, जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में, जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से
न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जिससे करोड़ों किसान, ग्रामीण और छोटे उद्यमों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में 1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मान प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। आज भारत G20 समिट, वैश्विक AI समिट जैसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों की सफल मेजबानी करके विश्व पटल पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ यहां पर मुख्यमंत्री धामी करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जो संकल्प केंद्र की सरकार देश और प्रदेश के लिए लेकर चल रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे हरिद्वार और उन्होंने यहां पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, शिरकत की और विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और अभी आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से जो सरकारें काम कर रही है उसका अपने शब्दों में यहां पर बयां किया। राहुल गांधी की मोहम्मद दीपक से मुलाकात को लेकर बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी खुद को इतना बड़ा हिंदुवादी बताती है तो फिर शंकराचार्य क्यों परेशान हो रहे हैं जो हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ जाति धर्म में भड़काना है। मैं कहता हूं, अगर आप इतने बड़े हिंदुवादी हैं तो क्यों जो है हमारे जो है शंकराचार्य जी को इतना परेशान आप कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, उस ध्वजवाहक को आज परीक्षा देनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो झूठा छदम हिंदुवाद की बात करती है। इससे स्पष्ट होता है हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। हम हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो हिंदुस्तान का जो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस बात को मानता है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं। और अंकिता की बात करने वाले कि जिन्होंने अंकिता के
की हत्या के साक्ष्यों को मिटाने का काम किया। अभी तक वीआईपी को बचाने के लिए पुरजोर जो है कि जोर लगा रखा है, और जिसमें उनके ही जो है कि राज्य मंत्री जो है संलिप्त हैं और उनके वीआईपी संलिप्त हैं। उनको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि वो महिला सुरक्षा की बात करें तो शर्म आनी चाहिए। वो अगर हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ कहें तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मानवता सबसे बड़ा धर्म है और जागरूकता सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। जो है मानवता मानेगा और जो जागरूक रहेगा वही राष्ट्र हित में और राज्य हित में अपना योगदान दे सकता है। ये संकीर्ण विचारधारा के लोग राज्य को और राष्ट्र को आगे नहीं ले जाते। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने 6 मार्च 2026 से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस वर्ष यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण कर सकेंगे, जबकि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल आईडी की सुविधा दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ नए ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। ये सभी काउंटर दिन रात यानी पूरे 24 घंटे काम करेंगे, ताकि किसी को भी रजिस्ट्रेशन में परेशानी ना हो सके। रजिस्टर स्थलों पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा रूट पर मुख्य मार्ग और वैकल्पिक मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए स्पष्ट सीन्स और यात्रा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एसओपी भी जारी किए गए हैं। यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। चारधाम यात्रा में इस बार कुल 1800 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 1300 बसें मार्ग पर चलेंगी। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और आप सुन रहे थे सतपाल महाराज, जो पर्यटन मंत्री हैं, वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 1000 बसों का संचालन किया जाएगा, ऑफलाइन कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चारधाम यात्रा के जो कपाट हैं 22 अप्रैल को खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि लगातार हम आपको जानकारियां भी दे रहे थे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के धाम जो हैं उनके कपाट खुल गए हैं और जो लोग, जो भक्त हैं वो दर्शन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और उनके लिए क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो सरकार की सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधा सरकार इसमें दे रही है, उसका भी आपने सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने बताया किस तरीके से पंजीकरण जो है शुरू हो गए। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, यात्रा शुरू होनी है अप्रैल में, जो है वो तारीखें भी हैं, किस तरीके की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा? जो है वो नजर आने लगी हैं और ऐसे में लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए भी लगातार जो तमाम लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके लिए। और अभी से, क्योंकि ये भी देखने में नजर आ रहा है, पिछली बार भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं और ऐसे में तैयारियों का जायजा भी पहले से पहले लिया जा चुका है। तमाम अधिकारियों ने इसको लेकर के फीडबैक भी लिया और मुख्यमंत्री धामी ने भी इसको लेकर के हाल फिलहाल में एक बैठक भी की थी, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे। हालांकि पहले ये भी संशय जरूर बना हुआ था सभी के सामने कि यात्रा के लिए जो पंजीकरण कराते हैं उसके लिए शायद थोड़ा शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से अब खारिज किया गया था कि कोई भी शुल्क चारधाम यात्रा पर नहीं देना होगा और जो तीर्थयात्री आना चाहते हैं यात्रा पर वो आराम से आ सकेंगे, वो दर्शन कर सकेंगे। और जो दिक्कतें पिछले समय में हुई हैं उनको भी अब दुरुस्त किया गया है, ताकि आने वाले समय में किसी भी पर्यटक के सामने कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी, और आसानी से वो दर्शन कर सके। टोकन सिस्टम इस बार पूरी तरह से तैनात रहेगा और ऐसे में कहा जा सकता है सचिन की तैयारियां जो है वो नजर आने लगी हैं अब। जी, चलिए विशाल, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप मैदान में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करके विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें धामी सरकार की विकास यात्रा, न्याय संहिता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि साथ में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अमित शाह ने 1100 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल
उत्तराखंड के विकास के 9 साल रहे। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। आज यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीएए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। तो आपने देखा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें धामी सरकार की तारीफ उन्होंने की। इसके अलावा कांग्रेस पर भी जमकर बरसे कि भाई अब जो पुलिस भर्ती है उसमें ना खर्ची लगेगी और ना पर्ची लगेगी। आप जो हैं वो सीधे एग्ज़ाम दीजिए और जो भी उत्तराखंड सरकार के नॉर्म्स हैं नौकरी के लिए उनको पूरा कीजिए और
अब आपको नौकरी के लिए किसी तरीके के भ्रष्टाचार या रिश्वत में शामिल नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।